मैग्नेट आयरन का एक ऑक्साइड होता है जिसको हम लोग Fe3O4 कह सकते हैं, राइट। सो इसी को मैग्नेटाइट भी कहा जाता है। Fe3O4 दो डिफरेंट मैग्नेट्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे और इन दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ है बेटा वो सेम रहेगा। ये अगर QM है ये हमारा -QM होगा, ये हमारा QM अगर है तो ये फिर से हमारा -QM हो जाएगा। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास है, जैसे यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंपैरेटिवली दूर है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। आपके दिमाग में एक माइंड मैप क्रिएट करने वाले हैं ताकि आप कभी भी इस चैप्टर को अगर रिवाइज करना चाहो तो आप इस लेक्चर के थ्रू अपने चैप्टर को बहुत ही इजीली, बहुत ही कम समय में, कंसाइज वे में आप अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकें। सो आइए अपने आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट्स, देन मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मैग्नेटिज्म में उसकी भी बात करेंगे और फिर आखिरी में क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज यह है कि सर ये मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो मैग्नेट आयरन का एक ऑक्साइड होता है जिसको हम लोग Fe3O4 कह सकते हैं, राइट। सो इसी को मैग्नेटाइट भी कहा जाता है, Fe3O4। ये आयरन का कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड है क्योंकि इसमें FeO भी है और इसमें Fe2O3 भी है। अगर आप FeO की बात करो तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहां पे +2 है, जबकि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका +3 है। दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आयरन यहां पर पाया जा रहा है। तो ये आयरन का एक कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड है जिसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो आयरन या इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं, निकल के, कोबाल्ट, आयरन, इन तीनों तरह के सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इवन इसके अलावा भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस हो गया जो आयरन, निकल, कोबाल्ट, इस तरह के मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट हैज बोथ डायरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग कभी भी मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे, लटकाएंगे, मान लो ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट को मैं इसके मिडिल पॉइंट से इस तरीके से लटका रहा हूं किसी एक सीलिंग से। जैसे ही आप लटकाएंगे प्यारे बच्चों, ये मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाकर के रुक रहा होगा ड्यू टू द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, है ना। तो कहने का मतलब यह है क्योंकि ये हमेशा एक सर्टेन डायरेक्शन में ही रुकता है इसलिए इसके पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी है और ये आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे सब्सटेंसेस के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी है। सो इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज मैग्नेटिज्म। बात यही सर आप केवल इन्हीं की बात क्यों कर रहे हैं बार बार, क्योंकि ये बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कैटेगरी है ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, यानी मैग्नेट इन सब्सटेंसेस को सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। सो दीज आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अभी आगे हम लोग और डिटेल में बेटा इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आ जाइए मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी यह है कि जब भी मैग्नेट को हम आयरन फिलिंग्स के पास लाएंगे, जैसे आयरन के छीलन ले लीजिए, लोहे का छीलन पड़ा हो, आयरन फिलिंग्स हो ढेर सारी, उसके आसपास अगर आप मैग्नेट लेकर के आओगे तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जो है वो दोनों एंड्स की तरफ शो होती है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी मैग्नेट के हमेशा और हमेशा दो पोल्स होते हैं, पहला नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। सो एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। ये इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी हो गई कि दो पोल्स हैं जिसमें एक को नॉर्थ पोल और दूसरे को हम लोग साउथ पोल का नाम देते हैं। व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड और पाइवोटेड फ्रीली, यानी कि अगर मैग्नेट के मिडिल पॉइंट से आप उसको लटकाएंगे
देखेंगे तो इट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हेंस इट शोज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। कभी भी आपसे पूछे मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, तो आपको यही वाला पॉइंट वहां पर लिखना होगा कि भाई मैग्नेट को कभी भी आप लटकाओगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाकर के रुकेगा। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। सेम टाइप के पोल्स नॉर्थ नॉर्थ एक पास रखोगे तो रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ रखोगे तो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ये हम सभी को बहुत अच्छे से पता है। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, यानी कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल मेरे प्यारे बच्चों कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कोई सोचे केवल नॉर्थ पोल हम ले लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी एक मैग्नेट को जैसे ही कट करोगे वो तुरंत इंडिविजुअल मैग्नेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें भी नॉर्थ साउथ होगा, इसमें भी नॉर्थ साउथ होगा। कहने का मतलब एक अकेला नॉर्थ पोल या एक अकेला साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। Magnet induces magnetism in magnetic substances placed near it. This phenomena is known as magnetic induction. यानी कि किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में या मैग्नेट के आसपास अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है तो मैग्नेट उस वाले मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म इंड्यूस करता है, यानी उसको भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देने की कोशिश करता है और वो सब्सटेंस अपने हिसाब से उस प्रॉपर्टी को एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। इसी प्रोसेस को मैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटा मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब अगर हम लोग किसी भी एक बार मैग्नेट की बात करें तो इस बार मैग्नेट में ऑब्वियस है दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये जो नॉर्थ पोल है ये हमारा प्लस क्यूएम की तरह बिहेव करता है और जो हमारा साउथ पोल है वो माइनस क्यूएम की तरह बिहेव करता है। तो ये एक हिसाब से दो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक चार्ज हो गए विच आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2l। तो ये जो सिस्टम यहां पर फॉर्म हुआ जिसमें दो मैग्नेटिक चार्जेस हैं प्लस क्यूएम और माइनस क्यूएम, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड है दोनों का, आप देख सकते हो, और उनके बीच का एक स्मॉल सा लेंथ अगर हम कंसीडर करें तो इसी को बेटा मैग्नेटिक डाइपोल कहा जाता है। सो अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स ऑफ बार मैग्नेट separated by a small distance is called magnetic dipole। इस मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है जिसकी वैल्यू है qm मल्टीप्लाइड बाई 2l। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रो में पढ़ रखा था ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट वाज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस q इनटू 2l। बिल्कुल सेम तरीके से ये है qm मल्टीप्लाइड बाय 2l और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का याद करो डायरेक्शन क्या था, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर डायरेक्शन क्या होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। यानी कि नॉर्थ पोल यहां पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है और जो साउथ पोल है वो निगेटिव की तरह यहां पर बिहेव कर रहा होता है। अब वही चीज आपको बताई गई है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज qm मल्टीप्लाइड बाई 2l। qm क्या है, मैग्नेटिक चार्ज है ना, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कह सकते हैं। एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। अब आइए आगे की बात करते हैं पोल स्ट्रेंथ। ये जो क्यूएम मैंने लिख रखा था उसको पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है या फिर उसी को मैग्नेटिक चार्ज भी हम लोग कह सकते हैं। हेंस प्लस क्यूएम का मतलब हो गया नॉर्थ पोल, माइनस क्यूएम का मतलब हो गया साउथ पोल, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैंने आपको बताया दैट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब यहां पर एक बड़ी खास प्रॉपर्टी आपको बताई जा रही है। अगर ये कोई मान लो एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट को फॉर एग्जाम्पल मैं इस एक्सिस के अलोंग कट कर दूं, मैग्नेट को अगर मैं उसके सेंटर से पास होने वाली ये इस तरह की एक्सिस है, अगर मैं इसके अलोंग इसको कट कर दूं यानी हॉरिजॉन्टली अगर मैं कट कर दूं मैग्नेट को, तो इसका ये जो पोल स्ट्रेंथ है ये जस्ट आधा आधा हो जाता है अगर मैंने बराबर बराबर कट किया है तो। यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर बराबर है तो पोल स्ट्रेंथ मेरे प्यारे बच्चों हाफ हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाला ये जो पार्ट बना, मैं उसको अलग से बना के दिखा रहा हूं, ये जो ऊपर वाला पार्ट बना, ठीक, और जो नीचे वाला पार्ट बना, ये दोनों पार्ट्स के लिए जो पोल स्ट्रेंथ होगा दैट विल बिकम qm by 2। दिस इज qm by 2, दिस इज माइनस qm by 2। यहां पर qm by 2 हो जाएगा एंड अगेन यहां पर माइनस qm by 2 हो जाएगा, राइट। यानी कि पोल स्ट्रेंथ आधा आधा हो गया क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टली कट किया है। लेकिन अगर इसी मैग्नेट को हम लोग वर्टिकली कट कर दें लाइक दिस, कुछ इस तरीके से अगर हम लोग मैग्नेट को कट कर दें तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो डिफरेंट मैग्नेट्स यहां पर क्रिएट होंगे लाइक दिस
एक मैग्नेट ये रहा, दूसरा मैग्नेट ये रहा, ठीक है। दो डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट्स यहां पर क्रिएट हो जाएंगे और इन दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ है बेटा वो सेम रहेगा। ये अगर QM है, ये हमारा माइनस QM होगा, ये हमारा QM अगर है तो ये फिर से हमारा माइनस QM हो जाएगा। यानी पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप मैग्नेट का जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट करते हो तो जरा पढ़िए पॉइंट क्या है। अलोंग इट्स एक्सिस यानी कि लॉन्गिट्यूडनली जब आप कट करोगे तो पोल स्ट्रेंथ ऑफ द ईच हाफ विल बिकम QM/2, राइट। और अगर वर्टिकली कट करोगे, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस अगर आप कट करोगे तो पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच हाफ स्टिल रिमेन्स सेम, यानी पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर क्या हमेशा बीच से ही काटा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपसे कभी यह कहा जाए कि भाई ये जो लाइन है मैंने इस एक्सिस के अबाउट काट दिया कि ऊपर 1/4 है और नीचे 3/4 है, हाइट है इसका, तो ये बनेगा QM/4 और ये बनेगा 3QM/4, है ना। इस बात को मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा अगर कोई ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया तब। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आ चुका है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर ऑल ऑफ यू। तो देखो अगर हम लोग ये मान ले कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस है वहां पर करंट जनरेट होगा। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो वो चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो किसी भी लूप का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया होता है। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो इस तरीके के एक सर्कुलर ऑर्बिट में फ्लो हो रहा है। तो लेट अस सपोज ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की अपनी स्पीड v के बराबर है, इलेक्ट्रॉन का मास m के बराबर है और इलेक्ट्रॉन किसी r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट को आप m से भी डिनोट कर सकते हो, μL से भी डिनोट कर सकते हो। सो दैट मैग्नेटिक मूवमेंट इज करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ठीक है। करंट की वैल्यू है E/T और एरिया हो जाएगा इस लूप का πr² के बराबर। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करते हो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आती है EVR/2, ठीक, EVR/2। और यहीं पर अगर मैं आपको एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, दैट इज मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। सो MVR एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। अगर दोनों का रेशियो ले लिया जाए प्यारे बच्चों तो आपको यह पता चल जाएगा कि भैया मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू -E/2m टाइम्स एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है। अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूं तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो I/A यानी करंट के हिसाब से होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो कर रहा है भैया तो जो करंट होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट बेटा अंदर की तरफ होगा। लेकिन एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात कर लूं दैट इज m टाइम्स r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, तो ये रहा r वेक्टर, ये रहा v वेक्टर, ये बाहर की तरफ आ जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर है और एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ है, दोनों जस्ट अपोजिट है। इसीलिए यहां पर ये माइनस का साइन हम लोगों ने लगा रखा है क्योंकि हम इसको वेक्टर के फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो रेशियो हमारे पास आया ना, ये जो रेशियो हमारे पास आया मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर जिसको m वेक्टर कह सकते हैं डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम, है ना। m वेक्टर और l वेक्टर का ये जो रेशियो है, ये वेक्टर फॉर्म में तुम ना भी लिखो, सिंपली आप बोलो मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का ये जो रेशियो है जो कि E/2m के बराबर होता है, इस रेशियो को गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहा जाता है। दिस रेशियो इज नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। जहां तक मुझे याद है इसकी वैल्यू 8.8 इंटू 10⁻10 के बराबर आती है। बाकी आप वैल्यू को निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19, 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg के बराबर। सिंप्लीफाई कर लीजिए प्यारे बच्चों, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है। अगर हम लोग किसी भी एक मैग्नेट की बात करें तो देखो मैग्नेट का ये जो नॉर्थ पोल और ये जो साउथ पोल होता है वो एकदम एक्सट्रीम एंड पर नहीं होता है। मैग्नेट की जो एक्सट्रीम अगर मैं एंड्स को जोड़ दूं तो ये इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ कहलाता है, यानी ज्योमेट्री के हिसाब से इसका लेंथ है। लेकिन अगर मैं उसके मैग्नेटिक लेंथ की बात करूं तो वो उसके नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस होता है। तो आप सभी को साफ साफ दिख रहा होगा कि जो मैग्नेटिक लेंथ है
यानी पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्योमेट्रिक लेंथ के कंपैरिजन में कम होता है, और इन दोनों में जो रेशियो है दैट रेशियो इज मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिक लेंथ इज 0.84। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक लेंथ जो है वो ज्योमेट्रिक लेंथ का 84% होता है। मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ का 84% होता है। तो अगर ये मैग्नेट की लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ हो जाएगा 84 सेंटीमीटर, यानी 16 सेंटीमीटर बचा है, तो 8 सेंटीमीटर ये और 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके थ्रू आप किसी भी मैग्नेट के अंदर, किसी भी बार मैग्नेट के अंदर उसके नॉर्थ और साउथ पोल का पोजीशन भी पता कर सकते हो कि आखिर वो नॉर्थ और साउथ पोल कहां पर होगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसको हम लोग बनाते हैं किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को दिखाने के लिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने बना रखी है तभी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी, और अगर हम लोगों ने नहीं शो कर रखा है इसका मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। सो इट इज कॉन्टिन्यूअस कर्व इन मैग्नेटिक फील्ड सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि अगर मान लो किसी जगह पर इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और आप इसके इस पॉइंट पर, इस लाइन के इस पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो टेंजेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों वो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग बात करें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस curve such that tangent drawn at any point on it shows the direction of the field intensity at that point। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ये जो कर्व है, इस कर्व पर कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर टुवर्ड्स साउथ पोल। यानी कि नॉर्थ पोल से वो स्टार्ट करेगा, बिगिन हो जाएगा नॉर्थ पोल से और साउथ पोल में एंटर कर जाएगा। किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में एंटर करेगा, फिर साउथ पोल से वापस नॉर्थ पोल में आ जाएगा। यानी आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट इसका होता है डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। फॉर दिस रीजन टू अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, और यह प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करती है कि दो अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे हैव प्रॉपर्टी टू एक्सपैंड लेटरली ऑल्सो, यानी लेटरल एक्सपेंशन की भी प्रॉपर्टी है। दिस शोज दैट टू लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। दो लाइक पोल्स जब रिपेल होते हैं तो उनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो खुद को लेटरली एक्सपैंड कर रही होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद इन द मैग्नेट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल inside the magnet, है ना। For this reason magnetic field lies within the magnet। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट के अंदर लाई करती है। If magnetic field lines are parallel that means magnetic field is uniform। अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंट दिखाई जाए तो इसका मतलब होता है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। If magnetic field lines are not parallel, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल ना हो तो वहां पर फील्ड हमारा यूनिफॉर्म नहीं है। यानी कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं। अगर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारी पैरेलल हो और इक्विडिस्टेंट हो लाइक दिस, तो इसका मतलब होता है बेटा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी हायर द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है, जैसे यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंपैरेटिवली दूर दूर है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। यानी कि इनका क्लोजनेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर मैं जबरदस्ती
इंटरसेक्ट मान लो यहां पे करवा भी दूं तो इस पॉइंट पर देखो दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगे, ये भी नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ही पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड के दो दो डायरेक्शंस बेटा पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। एक पॉइंट पर दो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि अगर इस पॉइंट पर एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल अगर मैं ले आऊं, देखो रियल नॉर्थ पोल आइसोलेटेड तो होता ही नहीं है, आपको भी पता है। अगर एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल मैं ले आऊं तो फिर वो नॉर्थ पोल इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, एक ही नॉर्थ पोल इधर भी चला जाए इधर भी चला जाए, वो भी साइमल्टेनियसली, वो मेरे प्यारे बच्चों कैसा है, इम्पॉसिबल है। ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। तो यहां पर यही दिखा रहे हैं, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, साउथ में जा रही है, साउथ से वापस नॉर्थ में आ रही है। ये नॉर्थ और नॉर्थ दो पोल्स हैं, तो यहां पर दिखा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खुद को ऐसा एडजस्ट कर लेती हैं कि आपस में पैरेलल हो जाए, ताकि इनको कभी भी इंटरसेक्ट ना करना पड़े। तो इनके बीच में यहां कहीं पर एक पॉइंट होगा जो कि नल पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0 के बराबर होगा, इन दोनों के जस्ट मिडिल में, राइट। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। किसी भी इस तरह के मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से, अगर ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ हो गई, यानी कि डाइपोल मूवमेंट जो है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो इधर की तरफ हो गया, ठीक है। दिस इज एम वेक्टर। अब इसके सेंटर से थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, अगर इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला जाए, हालांकि ये फॉर्मूला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, यानी बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी एक आध एक्स्ट्रा चीज थोड़ी मोड़ी देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार इधर उधर के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं बेटा। तो मैं बता दे रहा हूं, बाकी आई डोंट थिंक ये आएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसके आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर अगर कोई पॉइंट पी ले लो, यानी कि एक जनरल पोजीशन पर कोई पॉइंट पी ले लूं, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा ये वाला एंगल है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं यहां पर, यानी मिड पॉइंट को पॉइंट से हम मिला रहे हैं, तो वो जो भी एंगल बना रहा है वही एंगल थीटा है। यहां पर एम क्या है हमारा, वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू क्या है, QM मल्टीप्लाइड बाई 2L। लेकिन ये जो स्पेशल केसेस है ये आपके सिलेबस में है। कहने का मतलब ये तो जनरल पॉइंट था, अगर यही एंगल थीटा 0 हो जाएगा तो ये एक्सियल पॉइंट बन जाएगा यहां कहीं का, है ना। यहां कहीं पर कोई अगर एक्सियल पॉइंट हो तो उस एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमारे सिलेबस में है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज पैरेलल टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ होगा, तो यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में होगी, राइट। और अगर यही एंगल तुम्हारा 90 डिग्री हो जाए, ये जो थीटा था जो कि 0 भी हमने माना, अगर यही 90 हो जाए तो यहां कहीं पर एक पॉइंट हमें मिल जाएगा, और ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट है, ठीक है, जिसको इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। आप लोग को शायद याद आ रहा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, बिल्कुल सेम तरीके का रिजल्ट वहां पर भी निकल करके आता है। ध्यान रहे, इसमें 2m अपॉन आर क्यूब है, इसमें m अपॉन आर क्यूब है, राइट। बाकी सब चीजें आप जानते हैं। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूं तो भाई मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ होता है, यानी कि अगर कोई एक मैग्नेट अज्यूम किया जाए तो ऑब्वियस है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही होगा, उसमें QM भी होगा तो उसमें माइनस QM भी होगा। अब अगर इसके आसपास कोई मैं इस तरीके का एक गॉसियन सरफेस मान लूं, गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी तो होती है ना कि वो एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए जो कि उस चार्ज को या उस मैग्नेट को इनक्लोज कर रहा हो, कवर कर रहा हो। तो अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बेटा इस तरीके का अज्यूम कर लूं, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर सोचो हमेशा नेट मैग्नेटिक चार्ज कितना होगा, 0 के बराबर होगा। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जो है दैट इज इक्वल टू QN बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। यानी कि इंटीग्रल E डॉट DA, इंटीग्रल E डॉट DA की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ रखा था QN बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर भी वही बनेगा इंटीग्रल B डॉट DA, है ना, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, सो इंटीग्रल B डॉट DA, बेटा DA मतलब एरिया था, DS का मतलब भी यहां पर एरिया ही है, सो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स QN। तो इस बार अंदर का मैग्नेटिक चार्ज, नेट मैग्नेटिक चार्ज इनसाइड विल बी ऑलवेज 0, यानी किसी भी
किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 के बराबर होता है। कारण इसका यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर करेगी, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकल रही है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ में एंटर कर जाएंगी। इसीलिए किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा कितना होता है, 0 के बराबर। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहला टर्म है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये शो करता है कि किसी भी मीडियम में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है तो उनको कितना ऑब्स्टिकल, कितना रेजिस्टेंस वहां पर फील हो रहा है ना, या वो कितना रेजिस्टेंस वहां पर एक्सपीरियंस कर रही हैं। जैसे परमिटिविटी हम लोगों ने पढ़ा था ना, एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल वैसा ही बेटा टर्म होता है म्यू नॉट या फिर म्यू। यहां पर फिलहाल मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू है, तो म्यू लिखने का मतलब होता है दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट एंड इट इज इक्वल टू बी बाई एच। यहां पर बेटा बी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन, और एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो होती है जिसमें अगर हम किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखें तो वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, यानी किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने की क्षमता रखने वाली जो फील्ड होती है वही मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाती है। ठीक है, उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो H कहलाती है, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, राइट। और B का मतलब है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब यह है कि अगर किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में आपने कोई सब्सटेंस रखा है, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है, मान लो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, इसके अंदर हम लोगों ने ये मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है, तो इस सब्सटेंस के अंदर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा, है ना। तो ये जो बाहर वाला जो फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इसके अंदर जो इंड्यूस्ड फील्ड है, इन दोनों का सम मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। सो म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। यहां पर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और एच इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब है म्यू अपॉन म्यू नॉट। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू आर, जिसको बी अपॉन बी नॉट भी कह सकते हो या म्यू अपॉन म्यू नॉट भी कह सकते हो। म्यू का मतलब क्या है, इट इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। और म्यू नॉट क्या है, दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और वी कैन राइट वैक्यूम। तो ये वैक्यूम या फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी होता है। सो रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है दैट इज म्यू अपॉन म्यू नॉट। सो म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड बी नॉट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द वैक्यूम। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब है इट इज मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। सो इट इज मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, पूछा जा सकता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, राइट। सो इट इज मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जब भी कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हो, उस मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है। वही मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। यूनिट है एम्पियर पर मीटर। नाउ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसी की इंटेंसिटी है ये, है ना। ये उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई एक्सटर्नल फील्ड किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस में कितना स्ट्रांगली मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकता है। सो इट इज द मैग्नेटिक फील्ड यूज्ड for magnetism of the material, magnetization of the material. If I is the current in the solenoid, then magnetizing field is basically H, है ना, that is Ni। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो देखो किसी भी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट एन आई के बराबर होती है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको H की बात करूं, H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का मतलब यही होता है द मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। सो B अपॉन म्यू नॉट, तो B अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू एन आई के बराबर आएगा, यानी कि ये नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स हैं, ये N इंटू आई है। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और I उसका करंट है, राइट। सो N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट मीटर या पर मीटर पर यूनिट लेंथ, है ना। और इसका भी यूनिट जो है वो एम्पियर पर मीटर होता है। सो इट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी।
एक एक नंबर की डेफिनेशंस इससे बेटा पूछी जाती हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है, इट इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, इन दोनों का जो रेशियो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, इसका एक रिलेशन भी है रिलेटिव परमेबिलिटी के साथ। सो रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक सिंबल होता है जिसको काई भी पढ़ते हैं लोग, CHI, है ना। तुम काई पढ़ो, चाई पढ़ो, ची पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली सिंबल यही बनना चाहिए, है ना। सो म्यू आर जो है, रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, right? It measures the ability of the substance to take up magnetization when placed in magnetic field. यानी कि जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो वो जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एब्जॉर्ब करता है। तो उस एक्सटर्नल फील्ड की क्या कैपेसिटी है उसको मैग्नेटाइज करने की, वो कहलाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और उस सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी है मैग्नेटाइज होने की, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या कह लो कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, उससे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तीन तरह के बेटा मटेरियल होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो आइए डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की पहले बात करते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनको अगर हम किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दें तो ये रिपेल होते हैं। इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ओरिजिनल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा और वीक मैग्नेटिज्म आएगा। तो आइए पढ़ते हैं। दीज आर द सब्सटेंसेस इन विच feeble magnetism, feeble मतलब weak magnetism is produced in direction opposite to the applied magnetic field। यानी कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके अंदर वीक मैग्नेटिज्म आता है। These substances are repelled by strong magnet। कोई भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इस तरह के सब्सटेंसेस को रिपेल करता है, राइट। सो दे हैव small negative value of the susceptibility and positive low value of the relative permeability। तो ये ध्यान रहे, इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो -1 से 0 के बीच में है और रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। ये चीज पूछी जाती है बेटा। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो बिस्मथ, एंटीमनी, कॉपर, लेड, वाटर, नाइट्रोजन, है ना, और सोडियम क्लोराइड। तो ये 2-3 एग्जांपल्स ध्यान रखिएगा। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेट इनको रिपेल करने वाला है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं बट वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। सो दीज आर द सब्सटेंसेस इन विच फीबल यानी कि अगेन वीक मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसी की डायरेक्शन में ये इंड्यूस होगा, है ना, लेकिन वीक मैग्नेटिज्म आएगा। दीज आर फीबली अट्रैक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट इनको अट्रैक्ट करते हैं बट स्मॉल, मतलब स्मॉल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, वीकली इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। दीज सब्सटेंसेस हैव ए स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1। तो ये बात ध्यान रहे कि यहां पर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो 0 से एक सर्टेन वैल्यू के बीच में होगा, यानी कि लिटिल पॉजिटिव वैल्यू होगी। और म्यू आर की अगर मैं बात करूं तो वो 1 से थोड़ी सी बड़ी या 1 के बीच में वैल्यू होती है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का इसका होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 1। लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं होगा, है ना। ये जो यहां पे एक सिंबल दिखाया जा रहा है एप्सिलॉन, ये एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है लेकिन बहुत बड़ा नंबर नहीं है। सो एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं पैरामैग्नेटिक की, तो जैसे प्लैटिनम हो गया, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कॉपर का क्लोराइड हो गया, तो ये सभी जो है पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दीज आर द सब्सटेंसेस इन विच स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आता है, वो भी इन द सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होने वाले जो सब्सटेंस हैं वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। और कोई भी स्ट्रांग मैग्नेट हमेशा इनको बहुत ही स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। दीज सब्सटेंसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड द वैल्यूज ऑफ म्यू आर इज मच ग्रेटर देन 1। ठीक है, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट के लिए इनकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है, तो इनके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी दोनों ही काफी ज्यादा बड़ी होती हैं 1 के कंपैरिजन में। एग्जांपल है आयरन, निकल और कोबाल्ट, या अलॉय लाइक
एल्निको, है ना, ये एल्यूमिनियम का एक अलॉय होता है, ठीक है। ये इन सभी में जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों देखो, ये वाली स्लाइड भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस स्लाइड में बहुत ही कंसाइज वे में आपको चीजें गिवन है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में आपसे पूछा जाता है। निगेटिव ससेप्टिबिलिटी अगर है तो वो कौन सा सब्सटेंस हो गया, डायामैग्नेटिक, क्योंकि पैरामैग्नेटिक में भी देखो वैल्यू पॉजिटिव और फेरोमैग्नेटिक में तो बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। और यहां पर देखो रिलेटिव परमेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, यहां 1 से बड़ी होती है और यहां पे तो काफी ज्यादा बड़ी होती है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी, पहली बात, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। रिलेटिव परमेबिलिटी 0 से 1 के बीच में अगर हो तो सब्सटेंस कौन सा है, डायामैग्नेटिक। 1 से बड़ा है, अगर छोटी छोटी वैल्यू है तो पैरामैग्नेटिक, और काफी बड़ी वैल्यू है तो फिर वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है। आई होप ये डिस्टिंक्शन आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है। इसके बाद आता है क्यूरी लॉ, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। आपसे पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम में। इट स्टेट्स दैट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है ना किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, देखो ये प्रॉपर्टी किसकी है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की है, कि इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। सो दैट इज इक्वल टू सी बाई टी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी बाई टी, यहां पर सी एक क्यूरी कांस्टेंट होता है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाता है, राइट। क्यूरी टेम्परेचर बहुत पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पर हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। तो पढ़िए, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड कंटीन्यूअसली, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते जाओगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डिक्रीज। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक की याद करो बहुत ज्यादा होती है, तो वो डिक्रीज हो रही होती है। एंड अ स्टेज कम्स व्हेन द सब्सटेंस चेंजेस टू पैरामैग्नेटिक, यानी कि वो सर्टेन टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दे, है ना। द टेम्परेचर ऑफ द ट्रांजिशन एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चेंजेस टू पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। इट इज डिनोटेड बाय टीसी। It is the different for different materials. In paramagnetic phase of the susceptibility is given by, यानी कि अब जो magnetic susceptibility होगी that will be C upon T minus TC, यानी कि उस certain Curie temperature के बाद वाले टेम्परेचर के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको पीछे बताया था, मैंने आपसे कहा था ये जो क्यूरी लॉ है, दिस लॉ इज डिफाइंड फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना। और क्यूरी टेम्परेचर के बाद ही जो फेरोमैग्नेटिक है वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्यूरी टेम्परेचर के बाद वाला जो टेम्परेचर है हम केवल उसको काउंट कर रहे होंगे, उसके पहले वाले टेम्परेचर को हम यहां पे नहीं लेते हैं। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज क्यूरी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय T माइनस TC, जो कि है क्यूरी टेम्परेचर, राइट। डायामैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। हर एक सब्सटेंस में डायामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में ये प्रॉपर्टी इतनी कम होती है कि वो नेग्लेक्ट हो जाती है। बट इट इज वीक इन पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड हेंस डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। तो ये जो है डिफिकल्ट हो जाता है डिटेक्ट करने के लिए। काफी सारे बच्चे हो सकता है इस चीज में कंफ्यूज हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि डायामैग्नेटिज्म क्या है, पैरामैग्नेटिज्म क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, तो आप लोग को परिश्रम बैच में मैंने काफी डिटेल में इस चीज को पढ़ा रखा है, तो आप वहां से इस चीज को खूब डिटेल में पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो सॉफ्ट आयरन से मिलकर के बने होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी एंड हाई परमेबिलिटी, यानी कि इनके अंदर रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी काफी कम होती है। रिटेंटिविटी का मतलब जब एक्सटर्नल फील्ड को जीरो भी कर दो तो जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म है वो इनके अंदर बहुत ही कम होता है। तो इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करने की जो पावर है वो काफी कम होती है। परमेबिलिटी लेकिन अच्छी खासी होती है। द हिस्टैरिसीस कर्व मस्ट बी नैरो। हिस्टैरिसीस कर्व जो है इनका वो बहुत ही पतला होता है। The energy dissipated in magnetization and demagnetization is consequently very small. तो एनर्जी का जो लॉस होता है यहां पर वो बहुत ही कम लॉस हो रहा होता है। परमानेंट मैग्नेट्स क्या है? दे आर मेड अप ऑफ स्टील। देखो
इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके सॉफ्ट आयरन से बनते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट्स जो है वो स्टील के बनते हैं। क्यों? क्योंकि स्टील के अंदर प्रॉपर्टी है हाई रिटेंटिविटी, हाई परमेबिलिटी और हाई कोर्सिविटी की। यानी स्टील की प्रॉपर्टी है एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो जल्दी से डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन रखता है अपने अंदर, इसलिए स्टील का यूज किया जाता है जब परमानेंट मैग्नेट बनाना होता है। सो दे कैन रिटेन देयर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम एट रूम टेम्परेचर। यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी इसके अंदर मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो काफी समय तक रिटेन रहती है। सो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन। बहुत ही क्विकली आपको पूरा का पूरा चैप्टर समराइज किया गया है। उम्मीद करता हूं बहुत ही क्रिस्प रिवीजन है। ये एक माइंड मैप सीरीज है। इसका काम हर लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूं क्या है, आपके दिमाग में चीजों को समराइज करना है ना। एक एक चीज को आप यहां पर ध्यान से धड़ाधड़ देखते चले जाएंगे तो आपके दिमाग में एक मैप बन जाएगा कि भाई इस चैप्टर में पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। और क्विकली सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। वैसे भी ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 से 3 नंबर का इस चैप्टर से आता है। तो इस चैप्टर को थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हां, कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा।